हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां से हम लुसेंट फिर से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 250 से 300 क्वेश्चन मैंने कवर करा चुका हूं। ये जो सीरीज़ जो चलने वाली है, लगभग 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो आपके यहां से डेफिनेटली 1000 जो सीरीज़ चलाने वाला हूँ, इसमें उन क्वेश्चन को वहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। आपके बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले चैनल में पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम में पहुँच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आपके उदयपुर को, जयपुर को, बेंगलुरु को या मुंबई को? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो जयपुर को। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आपके राजस्थान में आता है जयपुर। तो इसको पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। जो भारत का पेरिस इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए, इसको गुलाबी शहर के भी संज्ञा इसको दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा। तो आपका जो बेंगलुरु है, इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा आपके बेंगलुरु में पाया जाता है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में है। उदयपुर ये आपके राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। और जयपुर के बारे में बता चुका। मुंबई इसको जितने भी सेलिब्रिटी इसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। जितने भी सेलिब्रिटी है आपके ये मुंबई में रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी किया है और बहुत बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है, या उपनिषद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से, या ऋग्वेद से? इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, चाहे कोई भी एग्जाम पर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको याद रखें। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका जो मतलब होता है सत्य की जीत, इसका मतलब होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या तमिल? तो हम देखें भारत में जो आपका हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और 2011 के जो जनगणना है, तो इसके आधार पर जो हिंदी बोलने वाले लोगों में लगभग 41.03% के यहाँ पे ये डाटा है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये आपका 41.3% जो आपके 41% लगभग 2001 का डाटा है। और आपका वहीं मैं 2011 का डाटा बात करूं तो 43% जो है आपके 2011 की जनगणना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका हिंदी है, और दूसरा आपका बांग्ला भाषा है, बंगाली भाषा, और इसके बाद आपका मराठी वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो भाषा कौन सी है? तो हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्टी या संस्कृत? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो पहले क्या होता है, जितना भी भाषा वगैरह उस समय इसका विख्यात नहीं हुआ था, तो उस समय संस्कृत भाषा जितने भी पुस्तक वगैरह आते थे, ग्रंथ वगैरह, उपनिषद वगैरह, सभी संस्कृत में लिखे हुए थे। इसको याद रखिए। तो आपके विश्व की सबसे प्राचीनतम या दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा आपको आंसर संस्कृत में लिखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भाषा से। जो कवि कालिदास हैं, इनके जो मतलब जितने भी उपनिषद वगैरह बुक वगैरह रचना लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा के द्वारा लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे आधुनिक युग का तुलसीदास कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को, गोपाल सिंह नेपाली जी को, या कबीर दास जी को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। एक कवि हैं, जानते होंगे, बचपन में इनके बारे में बहुत पढ़ा है और इनके कविता भी हम पढ़े हैं। तो आधुनिक युग की तुलसी किससे कहते हैं? तो आपके तुलसीदास जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण जी गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? वाल्मीकि जी को, तुलसीदास जी को, मनु को या पाणिनि जी को? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाणिनि करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि वाल्मीकि। यहाँ पे कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो लेना है आपको महर्षि पाणिनि लेना है। इसको याद रखिए, इन्होंने संस्कृत व्याकरण में इनको जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है इसमें, महर्षि पाणिनि ने, जो कि संस्कृत में इन्हें बहुत ही योगदान दिया है। और कहा जाता है जो व्याकरण के जो इनके जो अष्टाध्याय जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 8 अध्याय हैं और साथ ही साथ इसमें 4 यहाँ पे सहस्त्र सूत्र बताए गए हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है? तो महादेवी वर्मा जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को, नागार्जुन जी को या सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो इनको हिंदी भाषा के लिए याद रखिएगा, कवि हैं, तो हिंदी भाषा के लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो याद रखिए, इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इनको पद्म भूषण से भी उनको नवाजा जा चुका है, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनसे नवाजा जा चुका है। कौन सी? चिदम्बरा के लिए, याद रखिएगा, चिदम्बरा के इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को, विद्यापति जी को, कालिदास जी को या मुंशी प्रेमचंद जी को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कालिदास आपको आंसर लेना है, न कि तुलसीदास, विद्यापति, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ में कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है, तो कालिदास आपको लेना है। तो इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास जी। इनको शेक्सपियर के नाम से बहुत ही लोकप्रिय हैं, और ये आपके संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनके जितने भी रचना वगैरह सभी आपके संस्कृत भाषा में मतलब लिखे हैं, जस्ट मैंने अभी बताएं। और भारत में सबसे महान संस्कृत कवि इनको माने जाते हैं। इनको नाटकीय लेखक भी इनके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, महाकाव्य जैसे इनके द्वारा लिखी गई। अक्सर एग्जाम में यहाँ से इनके पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, तो एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब महाकाव्य इनके द्वारा लिखी गई है रचना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के जो राष्ट्रीय गीत है सभी को पता होगा, वंदे मातरम, हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो इसको गाने का जो सही समय क्या है? तो 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड या 30 सेकेंड? तो इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? तो इसको अपनाने का जो डेट है 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने इस दिन अपनाया था। तो इसको जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भाषा में इसको रचना की गई थी, जो 24 जनवरी 1950 जो कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान द्वारा इसके हिंदी संस्करण जो हिंदी भाषा में इसको अपनाया गया था। फिर इसके बाद 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको राष्ट्रगान में जो लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकेंड इसको गाने में लगता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, इसको भारत के संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? तो 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1956 को? तो भारत सरकार ने इसको कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट याद रखिए। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जानते ही होंगे आप लोग। तो भारत के संविधान सभा ने इसको 26 जनवरी सन 1950 को भारत सरकार ने इसको अपनाया गया था, जिसको याद रखिएगा। तो सारनाथ जो अशोक स्तंभ को सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के
प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1945 को, या 22 जुलाई 1946 को, या 22 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो 22 जुलाई 1947 को। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान द्वारा इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में जो वार्षिक बजट, जो साल में बजट आते हैं उसी को बोल रहे हैं, तो वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो वार्षिक आय की तरह इसको किया गया है, या वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरण में, या सकल घरेलू आय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से इसको साल में भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किया जाता है। तो इसको याद रखिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 याद रखिएगा, आर्टिकल 112। तो अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक या साल में वित्तीय विवरण के रूप में इसको पेश किया जाता है। भारतीय बजट को वार्षिक बजट है, तो हर साल इसको फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा इसको संसद में पेश किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से या किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया जाता है? इसमें साल में जो बजट यहाँ पे इसका वर्णन किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 के तहत, या अनुच्छेद 112, या अनुच्छेद 245, या अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। मैंने अभी जस्ट बताया है वो अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में ये वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पे प्रावधान है। तो इसको साल में एक बार जो कि बजट को लाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसको आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया जाता है, मतलब बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो नील नदी, मिसिसिपी नदी, हांगहो नदी, या अमेजन नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ये हांगहो नदी। ये आपके दुनिया की सबसे गहरी नदी इसको माना जाता है। 200 मीटर की इसकी गहराई है कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे गहरी नदी इसको माना जाता है। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे टिहरी बांध, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। टिहरी बांध जो है आपके किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, या आपके यमुना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड याद रखिए। तो उत्तराखंड राज्य के आपके टिहरी जिले में स्थित है, इसको याद रखिए। इसको रामतीर्थ सागर के बांध के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे टिहरी बांध जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। नदी पूछे तो भागीरथी नदी आपको आंसर में लेना है, और आपके उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में स्थित है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सारे क्वेश्चन आपका लूसेंट से लिया गया है। बाकी इसका जो सीरीज़ है 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको कंप्लीट कराऊंगा मैं। फिर इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और मैं डेली बेस पे करंट बेसिस पढ़ाता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बहुत मायने रखता है। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है और हो भी जाता है, तो बहुत मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।